नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चंद्रदेव यादव। मैं पिछले 22 वर्षों से साहित्य और पत्रकारिता का अध्यापन और उससे संबंधित लेखन कर रहा हूं। इस समय मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। आज हम पृथ्वीराज रासो और आल्लखंड के संदर्भ में चारण कवियों की भाषा के संबंध में विचार करेंगे। इस प्रकरण में आज जिन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी वे हैं प्रारंभिक हिंदी, अपभ्रंश, अवहट्ठ और डिंगल पिंगल, बौद्ध सिद्धों, नाथपंथी योगियों और जैन कवियों की भाषा, पृथ्वीराज रासो की भाषा, आल्लखंड की भाषा। सबसे पहले चारण कवियों की भाषा के बारे में कुछ बातें। आदिकाल में श्रृंगार और वीर गाथात्मक काव्य प्रचुर मात्रा में लिखे गए। इस तरह की विशेष काव्य पद्धति को चारण काव्य कहा गया। इसी आधार पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी के आदिकाल को चारण काल कहा। चारण का अर्थ है वंश की कीर्ति गाने वाला। इसके अन्य अर्थ हैं भाट, बंदीजन, राजपूताने की एक जाति। वास्तव में चारण एक जाति थी जो राजाओं, रईसों और सामंतों का यशोगान करके अथवा किसी विशेष अवसर पर बड़े लोगों के वंश की कीर्ति गाकर आजीविका चलाती थी। आदिकाल से पहले से ही संस्कृत और प्राकृत के कवियों को राजदरबार में प्रश्रय मिल गया था। आदिकाल में उसमें तेजी आई। राज्याश्रय पाने वाले सभी कवि चारण जाति से संबंधित नहीं थे, फिर भी उनकी कविता को चारण काव्य कहा गया। सामान्य चारणों की कविताओं में काव्य तत्व का अभाव होता था और उनकी भाषा प्रायः कृत्रिम होती थी। उनके द्वारा प्रयुक्त इस भाषा को डिंगल कहा गया। पश्चिम भारत में इस तरह की कविता का विशेष चलन था। आदिकाल को चारण काल कहने के पीछे डॉक्टर रामकुमार वर्मा की भी यही सोच रही होगी, यानी राजाओं के शौर्य की प्रशंसा करने वाले कवि। अब हम प्रारंभिक हिंदी के बारे में विचार करेंगे। प्रारंभिक हिंदी हिंदी और उसकी बोलियों का विकास शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी नामक 3 अपभ्रंशों से हुआ है। हिंदी साहित्य के विद्वान हिंदी भाषा की शुरुआत 7वीं शताब्दी के मध्य से मानते हैं, जबकि भाषा के विद्वानों के अनुसार हिंदी भाषा का आरंभ 10वीं शताब्दी से हुआ। 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 10वीं शताब्दी तक की अधिकतर रचनाएं उत्तरवर्ती अपभ्रंश में रची गई हैं। राहुल सांकृत्यायन की राय में अपभ्रंश वस्तुतः पुरानी हिंदी ही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 10वीं और 14वीं शताब्दी के बीच भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही चलन था। इसी को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 9वीं शताब्दी से इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक होने लगा। अपभ्रंश, अवहट्ठ और डिंगल पिंगल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि प्राकृत से बिगड़कर जो भाषा बनी उसे अपभ्रंश कहते हैं। इसका बोलचाल वाला रूप भाषा या देश भाषा कहलाता था और साहित्यिक रूप अपभ्रंश। ईसा की पहली शताब्दी में भरत मुनि ने उस समय की लोक भाषा को अपभ्रंश न कहकर देश भाषा ही कहा था। पश्चिमोत्तर प्रांतों में आभीरी भाषा बोली जाती थी जो प्रायः उकार बहुला थी या अपभ्रंश से मिलती जुलती थी। इसीलिए पहली शताब्दी में इसे आभीरी भाषा कहा गया। धीरे धीरे लोक भाषा अपभ्रंश में काव्य रचना होने लगी। 11वीं शताब्दी में व्याकरणाचार्यों ने लक्ष्य किया कि अपभ्रंश कोई एक भाषा नहीं बल्कि स्थान भेद से अनेक रूपात्मक भाषा है, यानी उस समय तक अपभ्रंश लोक भाषा थी। 7वीं शताब्दी के अंत से इसका नया रूप अस्तित्व में आने लगा, जिसे उत्तरवर्ती अपभ्रंश कहते हैं। उत्तरवर्ती अपभ्रंश का अभिप्राय उस अपभ्रंश से है जो अनेक रूपात्मक हिंदी और अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं में परिवर्तित हो रही थी। अर्थात
अपभ्रंश अपने पुराने स्थानीय रूपों को छोड़कर नए रूप ग्रहण कर रही थी। सिद्ध हेमचंद्र ने दो प्रकार के अपभ्रंशों की चर्चा की है, शिष्ट अपभ्रंश और ग्राम्य अपभ्रंश। इस उत्तरवर्ती शिष्ट अपभ्रंश का व्याकरण स्वयं हेमचंद्र ने लिखा था। इसी अपभ्रंश में जैन कवियों ने प्रचुर मात्रा में काव्य रचना की। ग्राम्य अपभ्रंश चलती जबान थी। इस बोलचाल की भाषा में अद्दहमाण ने संदेश रासक लिखा। जिन पद्म द्वारा रचित सिर थूलि भद्द फागु का एक उदाहरण देखिए। झिरमिर 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 ये मेहा वरिसंते, खलहल 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 ये वाहला वहंते, झपझप 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 ये वीजुली झपबक्कई, थरहर 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 ये विरहिणी मणुकंपई। इस तरह की भाषा में चारणों और भाटों ने भी रचनाएं की। आदिकालीन हिंदी को कुछ विद्वान पुरानी हिंदी कहते हैं। इसके लिए प्रायः अपभ्रंश और अवहट्ठ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को ही अवहट्ठ कहा है, जबकि शिवप्रसाद सिंह अपभ्रंश और अवहट्ठ को अलग अलग मानते हैं। उनकी राय में बोली मिश्रित अपभ्रंश अवहट्ठ थी, लेकिन अवहट्ठ काव्य के विवेचन के सिलसिले में रुद्रट के हवाले से उन्होंने यह स्वीकार किया है कि अपभ्रंश और अवहट्ठ दोनों का सर्वत्र समानार्थी प्रयोग हुआ है। अद्दहमाण और विद्यापति ने अवहट्ठ शब्द का प्रयोग किया है। परिनिश्चित अपभ्रंश उस समय की जनभाषा नहीं बल्कि कृत्रिम काव्य भाषा थी। आदिकाल के अंत तक आते आते इसमें कविताओं का सृजन कम होने लगा था। विद्यापति ने कीर्ति सिंह के शौर्य का वर्णन करने के लिए उसी ह्रासोन्मुखी काव्य भाषा अवहट्ठ को चुना, क्योंकि वीर और श्रृंगारपूर्ण काव्य के लिए अवहट्ठ एक उत्कृष्ट और प्रचलित भाषा थी और उसमें चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो जैसा काव्य ग्रंथ लिख चुके थे। विद्यापति के समय में वह अपना प्रभाव खो रही थी। डिंगल का विकास राजस्थानी से हुआ, जिसका प्रयोग अधिकतर चारण और भाट अपनी वीर रसात्मक कविताओं के लिए करते थे। ढोला मारूरा दूहा के संपादकों राम सिंह, सूर्यकर्ण पारीक और नरोत्तम स्वामी ने लिखा है कि 12वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान चारण और भाट कवियों ने एक बंधी हुई भाषा में वीर रस से परिपूर्ण कविताओं की रचना की। इस भाषा को डिंगल कहा गया। आरंभ में साधारण राजस्थानी और डिंगल में कोई अंतर नहीं था, किंतु बाद में चलकर डिंगल स्थिर स्टीरियोटाइप्ड हो गई। कवि लोग जानबूझकर द्वित्व वर्ण वाले शब्दों का प्रयोग करते थे। उनकी यह कृत्रिम भाषा बोलचाल की राजस्थानी से भिन्न थी। लेकिन जब ब्रजभाषा साहित्य संपन्न होने लगी और सूरदास ने उसे शिखर पर पहुंचा दिया, तो उसकी मोहिनी से राजस्थान अछूता न रहा। अनेक कवि ब्रजभाषा या ब्रज मिश्रित राजस्थानी में कविताएं लिखने लगे। ब्रज मिश्रित राजस्थानी की ये रचनाएं पिंगल कही जाने लगीं। डिंगल नाम पिंगल के नाम साम्य पर पड़ा, लेकिन बोलचाल की राजस्थान की लौकिक रचनाएं तथा जैन कवियों की कविताएं न तो डिंगल है न पिंगल। श्रीधर कृत रणमल्ल छंद से डिंगल का एक उदाहरण देखिए। जी बुब्भा अबुब्भा उलक्की सलक्की जी बक्की बहक्की लहक्की चमक्की जी चंगी तुरंगी तरंगी चडंता रणमल्ल दिठेण दीनम दडंता जी मुद्दा समुद्दा सदारुद्ध सद्दा जी बुम्बाल चुम्बाल बंगाल बंदा जी झुज्झार तुखार कम्माल मुक्की रणमल्ल दिठेण तेठाम चुक्की। इस तरह की कविताओं में ओज और वीरता को व्यक्त करने के लिए समान ध्वनि और द्वित्व वर्ण वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता था। बौद्ध सिद्धों, नाथपंथी योगियों और जैन कवियों की भाषा। आदिकाल में बौद्ध सिद्धों, नाथपंथी योगियों और जैन कवियों ने प्रचुर मात्रा में उपदेशात्मक कविताओं की रचना की। साहित्य की दृष्टि से इनका महत्व भले ही कम हो, मगर भाषा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी कविताओं में प्रयुक्त भाषा न तो डिंगल है और न ही पिंगल। आदिकालीन लौकिक काव्य की भाषा भी तत्कालीन लोक भाषा है।
गोरखनाथ ने अपने समय की जनभाषा को ही अपने धर्म प्रचार के लिए चुना। हिंदी भाषा के विकास में इन कवियों की ऐतिहासिक भूमिका है। सराहपा की इस कविता में हिंदी का आरंभिक रूप देखिए। पंडिय सल सत्य बखाणे देहई बुद्ध बसंत जाने अमणा गमन तेण बिखंडी तो भी निर्लज भणई हो पंडिय। इससे स्पष्ट है कि उत्तरवर्ती अपभ्रंश का तेजी से रूप परिवर्तन हो रहा था। जैन कवियों ने इसी विकसित होती हुई भाषा में अपने मत का प्रचार किया। शालिभद्र सूर्यकृत बुद्धिरास का एक छंद देखिए, जिसमें कहा गया है कि जिस घर में अकेली स्त्री रहती हो उस घर में जाना वर्जित है। परिघरी गोठी किमई न जाइसी कूडऊ आलुत मुहिया पामिस जे घर हुई एकली नारी किमई न जाइस तेह घर बारी। पृथ्वीराज रासो की भाषा। चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो हिंदी का महान किंतु विवादास्पद काव्य ग्रंथ है। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास इसे पूर्णतः प्रामाणिक रचना मानते हैं, तो बूलहर, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और रामचंद्र शुक्ल आदि इसे जाली ग्रंथ ठहराते हैं। इनसे अलग मुनि जिन विजय और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे अर्ध प्रामाणिक कहते हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा के बारे में भी विद्वानों की राय अलग अलग है। अपने ग्रंथ की भाषा के बारे में चंद बरदाई ने स्वयं लिखा है, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खट भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया। ये षट भाषाएं कौन कौन सी हैं देखिए। संस्कृत, प्राकृत चैव अपभ्रंश पिशाचिका मागधी शूरसेनीय षट भाषाश्चैव जायते। अर्थात संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पैशाची, मागधी और शूरसेनी ये षट भाषाएं हैं। चंद द्वारा षट भाषा के उल्लेख के बारे में नामवर सिंह ने लिखा है, मध्य युग में संस्कृत आलंकारिकों, प्राकृत वैयाकरणों तथा कवियों में षट भाषा शब्द रूढ़ हो चला था। इसके अतिरिक्त रासों के उक्त छंद में भाषा वैविध्य की ओर कोई संकेत नहीं है। जबकि बच्चन सिंह ने लिखा है कि षट भाषा का उल्लेख परंपरा पालन के लिए नहीं है। इसमें राजस्थानी, ब्रजी, फारसी आदि के शब्द मिले हुए हैं। अपभ्रंश और अवहट्ठ की चाशनी भी है। अपभ्रंश और अवहट्ठ की चाशनी पृथ्वीराज रासो के बाद के संस्करणों में है। असल में उसकी मूल भाषा तो अपभ्रंश या अवहट्ठ ही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी चंद को जब अपभ्रंश परंपरा का आखिरी कवि मानते हैं तो इसका अभिप्राय यही है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा अवहट्ठ ही थी। पृथ्वीराज रासो के एक ही छंद में अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। देखिए, परठिप्रान मय सुरान भान अक्खि भज्जयम कला गुहीर नीर तीर आय दैत गज्जयम पयम पताल शीर्ष स्रग अश्व मुख्य दक्षयम रटंत वेन भुज्जगेन रैन नैन रखयम। लेकिन पृथ्वीराज रासो में ऐसे स्थल कम ही हैं। जिस समय पृथ्वीराज रासो की रचना हुई थी उस समय हिंदी का रूप व्यवस्थित नहीं था। तद्भव शब्दों के रूप भी स्थिर नहीं थे। रामविलास शर्मा के अनुसार अपभ्रंश के तद्भव का हिंदी यानी ब्रज, अवधि आदि के तद्भवों से बहुत कम संबंध है। अपभ्रंश के बहुत से तद्भव रूपों का कोई भाषा वैज्ञानिक आधार ही नहीं दिखाई पड़ता। जैसे नर नारी का रण राणी, नगरी का अणयरी, अनुराग का अनुराये आदि। आदिकाल में तद्भव रूपों में पाई जाने वाली भिन्नता के दो कारण हैं। पहला, तद्भव शब्दों के रूपों का स्थिर न होना, और दूसरा, छंद के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करना। पृथ्वीराज रासों में यह प्रवृत्ति हर जगह दिखाई देती। जैसे अग्र का अग्ग, अग्गलऊ, न या नहीं, 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 नहीं। मध्य का मध्य, मध्य, मध्यहि, मज्झर, मंझ। क्रियते का किज्जई, कीजई, और कान्यकुब्ज का कनउज्ज, कनवज्ज, कनवज। उत्संग का उच्छंद, उच्छंग। चक्षु का चक्षु,
चख, अलक्ष्य का, अलख, अलख, उत्तुंग का, उत्तंग, उतंग, योद्धा का, जोद्धा और जोध, उत्पाटयति का, उपारई, उपारे आदि। पृथ्वीराज रासो की भाषा के बारे में 4 प्रकार के मत पाए जाते हैं। पहला, अपभ्रंश। मुनि जिन विजय और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पुरातन प्रबंध संग्रह के पृथ्वीराज और जयचंद से संबंधित अपभ्रंश के 4 छंदों के आधार पर यह स्थापना की है कि मूल पृथ्वीराज रासो अपभ्रंश की रचना थी। हिंदी के अनेक विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। दूसरा, डिंगल। मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर दशरथ शर्मा और मीनाराम रंगा ने रासो को डिंगल अथवा पुरानी राजस्थानी कहा है। डिंगल यदि श्रृंगार और वीरगाथात्मक कविताओं के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा थी और जिसका प्रयोग चारण और भाट कवि करते थे, तो इस बात में दम है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। तीसरा, पिंगल। डॉक्टर तेत्तिसारी ने रासो को पिंगल अथवा पुरानी ब्रजभाषा की रचना माना है। ढोला मारूरा दूहा के संपादकों ने राजस्थानी के विकास क्रम के सिलसिले में बताया है कि ब्रज में वैष्णव भक्ति के उभार और ब्रजभाषा में सृजित सूरदास के उत्कृष्ट काव्य के प्रभाव में आकर राजस्थान और गुजरात के लेखक ब्रज की ओर झुके और ब्रज मिश्रित राजस्थानी में रचना करने लगे। ब्रज मिश्रित इस भाषा को पिंगल कहा गया। जाहिर है पृथ्वीराज रासो इससे बहुत पहले की रचना है, इसलिए मूल पृथ्वीराज रासो की भाषा का पिंगल होना तर्क संगत नहीं लगता। हाँ, उसकी बिगड़ी हुई भाषा पिंगल जैसी हो सकती है। चौथा, मिश्रित भाषा। डॉक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी ने पृथ्वीराज रासो के वर्तमान संस्करणों में पाए जाने वाले संस्कृत, पाली, पैशाची, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, पुरानी राजस्थानी और गुजराती, पंजाबी तथा ब्रज के अलावा अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों को लक्ष्य कर उसकी भाषा को मिश्रित भाषा कहा है। ऐसा संभवतः इसलिए है कि पृथ्वीराज रासो के परवर्ती संस्करणों की भाषा विकृत हो गई है, अन्यथा 10वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच हिंदी में पश्तो, फारसी और तुर्की के शब्द आ गए थे। भारत की निकटवर्ती भाषाओं के शब्द तो उसमें थे ही। पृथ्वीराज रासो की परिवर्धित प्रतियों की भाषा मूल भाषा नहीं रह गई है, फिर भी उनमें अपभ्रंश के अवशेष विद्यमान हैं। उसके शब्दों में अनेक रूपता है, जैसे एक का इक, इकह, इकी, शैल का सैल, सयल, सैल, मनुष्य का मनुष्य, मानुष, मानस, मनस, बात का बात, बत्त, बत्त, वत्त आदि। चंद बरदाई बड़े कवि थे। उनकी भाषा सभी तरह के भावों को व्यक्त करने में सक्षम है। उन्होंने पानी भरती हुई कन्नौज की सुंदरियों का कितना अद्भुत वर्णन किया है, देखिए। भरंति नीर सुंदरी तिपान पत्त अंगुरी, कनंक बक्क जज्जरोति लग्ग कड्ढ जे हरी, सहज शोभ पंडरी जो मीन चित्र ही भरी, सकोल लोल जंघयाति लीन कच्छ रंभया, करिब शोभ से सरी मनोजुवान केसरी, अनेक छब्बी छत्तिया कहूँ जु चंद रत्तिया, दुराई कुछ उच्छरे मनो अनंग ही भरे, हरंत हार सोहये विचित्र चित्र मोहये, अधर अधरतये सुकील कीर बद्धये, सुहंत देत आलमी कहंत वीय दालमी। पृथ्वीराज रासो की भाषा सरस है। भाषा, भाव, ध्वनि और बिंब की दृष्टि से चंद बरदाई बेजोड़ कवि हैं। घनघोर युद्ध का एक चित्र देखिए। कढ़ी तेग तत्तम मनोमत्त धत्तम, लगे लोह लग्गम खगम खग्ग बग्गम, दुअम बाह बाहम गजय गज्ज ढाहम, जुटे इत्त उत्ते मनोमंथ चित्ते। आलखंड की भाषा। आलखंड की प्रकृति रासो काव्य वाली है। कहा जाता है कि जगनिक ने भी पृथ्वीराज रासो की तरह परमाल रासो नाम का एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा था, जो अब उपलब्ध नहीं है। आलखंड उसी का एक अंश है। आल्हा गेय काव्य है। लोककंठ में बसे युद्ध काव्य में छोटी बड़ी 52 लड़ाइयों का वर्णन है, लेकिन
रणभूमि में होने वाले युद्धों में व्यक्तिगत शौर्य की प्रधानता है। युद्ध का आह्वान सब जगह लगभग एक जैसा है। देश हमारो चंदेली है, हमरो नाम रजा परिमाल, बहिन तुम्हारी ब्याहन आए, जल्दी ब्याह देव करवाए, बिना ब्याहे हम ना जई हैं, चाहे प्राण रहे कि जाए। और इसी का परिणाम होता था कि आधे मड़े भांवर घूमे, आधे झूम चले तलवार। युद्ध के वर्णन की शैली भी सर्वत्र एक ही जैसी है, लेकिन युद्ध वर्णन के बिंब गत्यात्मक हैं। जैसे अररर अररर गोला छूटें, गोली मन्न मन्न मन्नाए, चार घड़ी भरी गोला बरसें, तोपे लाल बरन हो जाएं, मार बंद भई तब तोपन की, क्षत्रिय खैंच लई तलवार, खटखट खटखट तेगा बाजे, सर सर परी तीर की मार। आलखंड आज जिस रूप में उपलब्ध है उसकी भाषा आदिकाल के बहुत बाद की है। यह 18वीं 19वीं शताब्दी की भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि यह गाने के लिए ही रचा गया था। इससे पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। लोककंठ में बस जाने के कारण इसकी विषय वस्तु तो लगभग सुरक्षित हो गई, किंतु इसकी भाषा पूरी तरह बदल गई। इसकी भाषा बदली ही नहीं, बल्कि अनेक क्षेत्रों में जाकर वहां की भाषा और बोलियों से अनुरंजित भी हो गई। आलखंड आज जिस रूप में उपलब्ध है उसमें तत्सम शब्दों की बहुलता है, जैसे अक्षय, अगणित, अष्टधातु, आज्ञा, क्षत्रिय, सूर्य, चंद्र, चंद्रवंश, ब्रह्म, शौनकादि, ऋषि, श्यामकर्ण, पुण्य प्रताप आदि। इसके साथ साथ इसमें अरबी फारसी शब्दों की भरमार है, जैसे आवाज़, किला, खबर, खबरदार, गुस्सा, गज़ल, दरोगा, फौज, पलटन, बुर्ज, बाजार, बख्तर, बाजी, मंजिल, रेख्ता, लश्कर, शहजादा, सरदार, सब्ज, सुर्ख, सलामी, हुक्म, हवाल, हफ्शी आदि। इसमें पाद पूर्ति के लिए शब्दों के मूल रूप को बहुत परिवर्तित कर दिया गया है, जैसे अंक का आंकु, जेहि का ज्याही, तेहि का त्याही, मोहि का मुआही, जब का जब्बै, पृथ्वीराज का पृथ्वीराज, जवान का जवान, महोबा का महुबा, जगत का जगत आदि। आलखंड में प्रयुक्त शब्दों में अनेक रूपता है, जैसे परमाल का परिमाल, परिमाल, यादव का यादवा, महोबा का महोबे, महुबे, महुबा, महोबे, महोबिया, चुप का चुप्पे, चुप्पे, क्षत्रिय का क्षत्रि, पहुंचना का पहुंचे, पहुंचे, नेपाली का नेपाली आदि। कहीं कहीं इसमें पिचक्का, लपक्कनी, झपक्कनी जैसे शब्द भी दिख जाते हैं जो अपभ्रंश की याद दिलाते हैं। अन्यथा आदिकालीन भाषा से इसका दूर दूर का भी संबंध नहीं है, लेकिन यह भाषा वीर और ओजपूर्ण कविताओं के लिए सर्वथा उपयुक्त है। अनेक भाषा वैज्ञानिकों और विद्वानों ने व्याकरण और भाषा संरचना की दृष्टि से पृथ्वीराज रासों का विस्तृत अध्ययन किया है। पृथ्वीराज रासों की भाषा की प्रवृत्तियां प्रायः सभी रासों काव्यों में दिखाई पड़ती हैं। निस्संदेह चारण कवियों ने अपने समय में प्रचलित कई भाषा रूपों को आत्मसात करते हुए अपनी भाषा का निर्माण किया। यही कारण है कि उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और देशी अथवा स्थानीय बोली के शब्दों का मिश्रण है। उसमें डिंगल की प्रवृत्तियां भी हैं। यही नहीं, रासो काव्यों में फारसी, पश्तो और तुर्की के भी शब्द मिल जाते हैं। वास्तव में चारण कवियों की हिंदी अपभ्रंश से लगभग मुक्त होती हुई हिंदी है, जिसने आगे चल कर के अपने ध्वनि रूपों को व्यवस्थित किया। उसमें मुख्य बात यह है कि रासों समेत सभी प्रकार के ग्रंथों में पहली बार ऐ, औ स्वर और ड़, ढ़ व्यंजन विकसित हुए। न्ह, मह, लह पहले संयुक्त व्यंजन थे, जो बाद में न, म, ल के महाप्राण रूप हो गए। संस्कृत, फारसी आदि से कुछ शब्दों के आ जाने के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन हिंदी में आ गए जो अपभ्रंश में नहीं थे। कुछ अपभ्रंश शब्दों का लोप भी हो गया। 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास हिंदी का जो व्याकरण अपभ्रंश के बहुत अधिक निकट था,
वह धीरे धीरे उससे अलग हो गया। इस तरह 15वीं शताब्दी तक आते आते हिंदी अपने पैरों पर खड़ी हो गई। सारांश। हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। आदिकाल में हिंदी के कई रूप विद्यमान थे। रासो लिखने वाले कवियों की भाषा सिद्धों, नाथपंथी योगियों और जैन कवियों की भाषा से भिन्न है। वह उत्तरवर्ती अपभ्रंश अथवा अवहट्ठ है। रासो काव्य की भाषा डिंगल के नज़दीक है, किंतु वह डिंगल नहीं है। वास्तव में रासो गेय काव्य हैं, इसीलिए बहुत से रासो काव्यों की भाषा धीरे धीरे बदलती रही। आल्हकंड की भाषा तो बिल्कुल बदल गई है। चारण कवियों की भाषा में कुछ नई ध्वनियाँ जुड़ गईं, जिससे हिंदी अपभ्रंश से और अधिक अलग हो गई। हिंदी धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरण से मुक्त हो गई और वह अपने पैरों पर खड़ी होने में सफल हुई। आज हमने जिन बिंदुओं पर विचार किया वे हैं प्रारंभिक हिंदी, अपभ्रंश, अवहट्ठ और डिंगल पिंगल, बौद्ध सिद्धों, नाथपंथी योगियों और जैन कवियों की भाषा, पृथ्वीराज रासो की भाषा और आल्हकंड की भाषा।